नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका जब यहाँ पर किंग के पैलेस में जाती है तो वहाँ पर किंग की स्टैचू से उसे पता चलता है कि आज तो किंग उससे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो आयशा क्वीन के लिए उसके लिए एक प्रेजेंटेशन यानी कि वो फ्लावर का एक बुके बना रहे हैं। और वैसे भी आज उनका भी तो खुद का जन्मदिन है ना। अब जैसे ही अनिका को ये बात पता चलती है तो वो सबसे पहले अनी को इसके बारे में अपडेट देती है ताकि वो वहाँ पर उसके लिए कुछ प्रिपरेशन कर सके। और साथ के साथ अब वो रोहित को भी फ़ोन करती है कि जब वो ये सब भूल गई थी तो मिस्टर मारवा ने उसे क्यों याद नहीं दिलाया। लेकिन रोहित उसे अब कह देता है कि सारी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वो भी यहाँ पर राजमहल से भी सब अब रात की पार्टी के लिए आ जाएंगे। अब अनिका रोहित से कहती है कि उसके नाना का भी तो आज बर्थडे है, तो क्या वो उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। अब उस पर रोहित अनिका को टोंट मारते हुए कहता है कि उनकी फेवरेट तो तुम हो ना, इसलिए तुम उनके लिए कुछ सोचो। एनीवे अनिका, मुझे अभी कुछ काम है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। इस बात पर अब अनिका कहती है ठीक है, मैं आकर वहीं पर ही बात करती हूँ मिस्टर मारवा। अनिका की इस बात पर अब रोहित भी कहता है ठीक है अनिका, अपना ख्याल रखना और हाँ टाइम से पहुँच जाना। रोहित की इस बात पर अब अनिका भी कहती है ओके मिस्टर मारवा, मिलते हैं। ये कहते हुए ही अनिका अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो वहीं अनिका भी अभी अपने मन में सोचती है कि मैं अभी नाना जी से बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं उन दो लोगों से तो मिल ही सकती हूँ जिनसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। अब उन दोनों ही लोगों को जिनको किंग ने यहाँ पर किडनैप कर रखा हुआ था, उनके बारे में सोचते हुए ही अनिका एलिवेटर की तरफ आ जाती है और अब वो वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के बटन को प्रेस कर देती है। कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो एक फाइटर उससे कहता है कि क्वीन अनिका, आप यहाँ पर कुछ काम था क्या आपको? क्योंकि जो फाइटर अनिका को यहाँ पर लेकर आया था वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। वो यहाँ से अपने जाकर किसी दूसरे काम में लग गया था, इसलिए यहाँ पर दूसरा फाइटर जिसे अनिका के बारे में अभी पता नहीं था कि वो यहाँ पर आई है, इसलिए वो उससे ये सब पूछ रहा था। अब इस फाइटर की बात पर अब अनिका कहती है हाँ वो मुझे उन दो लोगों से मिलना है जिन्हें किंग ने यहाँ पर कैद कर रखा हुआ था। अब अनिका की ये बात सुनते ही वो फाइटर कहता है आप मेरे साथ आइए मैडम, मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। वैसे कोई फ़ायदा नहीं होगा उन लोगों से मिलने का, क्योंकि हमने पूरी तरह से कोशिश कर ली है। वो दोनों तो अपना मुंह ही नहीं खोल रहे हैं, इवन वो खोलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ का डर जो नहीं है। उस फाइटर की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है इसकी वजह तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो हमारे किसी भी टॉर्चर का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, और वो क्यों नहीं होगा वो मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि यह तो मैं पहले ही किसी एक के ऊपर एग्जामिन कर देख चुकी हूँ। इसलिए अब इन्हें वो फिजिकली टॉर्चर नहीं देना, बल्कि अब इन्हें हमें मेंटली टॉर्चर करना होगा, जिससे ये अपने जुबान को जल्द से जल्द खोलें। अनिका की इस बात पर वो फाइटर कहता है कि फिर तो अगर इन्हें मेंटली टॉर्चर करना है तो इस काम को तो अब बस ब्लैक कैट से बेहतर और कौन ही कर सकता है। या अनिका जानती थी कि वो लेडी जिसे रोहित ने किडनैप किया हुआ था उसकी क्या कमजोरी थी, क्योंकि अनिका जब उस औरत से मिली थी तो उसने उसकी कमजोरी को भांप लिया था कि लेकिन उसे इन दो लोगों की कमजोरी के बारे में अभी कुछ भी आइडिया नहीं था, उसे कुछ अंदाजा ही नहीं था। लेकिन इसके बाद भी वो हार मानने वाली तो नहीं है, इसलिए अनिका अपने ही ख्यालों में अब वो बेसमेंट में आ जाती है। तो वहीं वो फाइटर अब वहां आने के बाद उससे कहता है
मैडम सेकंड रूम और हाँ, आप अपना फेस सबसे पहले कवर कर लीजिएगा क्योंकि आपका फेस अभी तक कवर नहीं है। अब उस फाइटर की इस बात पर अनिका अपने पॉकेट से जल्दी एक मास्क निकालती है और उसे अब अपने चेहरे पर लगा लेती है। अब उस मास्क को लगाने के बाद अब वो अपने कदमों को उस रूम की तरफ बढ़ा देती है जिसे उस फाइटर ने उसे बताया था। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक चिराग और अब्दुल भी यहाँ पर किंग यानी के रोहित के पैलेस में आ जाते हैं क्योंकि रोहित ने उन्हें वहां पर बुलाया था और अब वो दोनों सीधा ही एलिवेटर से जाकर अब टॉप फ्लोर के बटन को प्रेस कर देते हैं। कुछ ही देर में जब वो दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो रोहित के रूम के दरवाजे को अब नॉक करने लगते हैं। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला तो इधर अब अब्दुल कहता है, किंग सब ठीक तो है ना? आपने इतने शॉर्ट नोटिस में हमें इस तरह से बुलाया। अब अब्दुल की इस बात पर अब रोहित कहता है, पहले तुम दोनों अंदर आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं। किंग की ये बात सुनते ही वो दोनों अभी अंदर आकर दरवाजे को बंद कर देते हैं और वो दोनों ही अभी रोहित जिस अपनी किंग साइज चेयर पर बैठा हुआ था उसके सामने वाली चेयर पर दोनों बैठ जाते हैं। इधर रोहित अब अपने सामने एक फाइल को निकालकर उसे अब चिराग के सामने रखकर कहता है कि मनाली में एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, मुझे उस लाइब्रेरी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए है और हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अब रोहित के मुंह से ये सुनते ही अब चिराग कहता है, आर यू श्योर सर, आपको उस लाइब्रेरी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए? अब चिराग की इस बात पर रोहित कहता है, हाँ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोला है तो मैंने बोला है। इस बात पर अब चिराग कहता है, सर एनीवे बात तो क्योंकि ये लाइब्रेरी तो सालों पहले ही बंद हो चुकी है, इसीलिए मैं आपसे इसे कंफर्म करना चाहता था। और अफवाह तो ये भी सुनी है मैंने कि आज तक जो भी इस लाइब्रेरी में गया है ना वो कभी वो वापस नहीं आया है। मनाली के घने जंगल के बीचों बीच ये लाइब्रेरी है और अब तो वो एक खंडर बन गया है क्योंकि वहाँ पर अब कोई लाइब्रेरी है ही नहीं और उसकी बिल्डिंग को भी कोई मेंटेन नहीं करवाता है। तो सोचो सर, जब जो लाइब्रेरी इतने सालों से बंद है और उसे मेंटेन ही नहीं किया गया है तो उसकी हालत क्या ही हो सकती है। और एक और बात सर, वहाँ तो कोई रोशनी भी नहीं है क्योंकि वहाँ से सारा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कट चुका है। अब चिराग की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, ये तो तुमने मुझे सारी ही वो बातें बताई हैं जिसे मनाली के लोग भी जानते हैं। इसमें नया क्या है चिराग जो मैं नहीं जानता? तुम उस बात का पता लगाओ कि आखिर सालों पहले उस लाइब्रेरी में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे डेथ जोन डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो इस लाइब्रेरी को डेथ जोन डिक्लेयर करके बिल्कुल ही बंद कर दिया गया और वहाँ कोई भी आदमी नहीं जाता है। इवन वहाँ के लोगों के मन में उस लाइब्रेरी के लिए इतना डर है कि वो वहाँ कोई उसके पास ही नहीं गया, और अगर कोई गया है तो वो फिर वापस क्यों नहीं आया। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है, किंग ऐसा क्या हो गया है जो आपको उस लाइब्रेरी में इतना इंटरेस्ट है? चिराग की इस बात पर अब रोहित कहता है कि वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, पहले तुम दोनों मेरे साथ चलो, मुझे माँ के लिए कुछ लेना है। अब रोहित की इस बात पर अब अब्दुल कहता है, ठीक है सर चलिए। जहाँ रोहित, चिराग और अब्दुल अब ये तीनों ही कहीं जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में अनिका भी उस रूम के अंदर आ जाती है जहाँ पर वो दोनों बूढ़े थे। अनिका वहां पर आने के बाद अब उनसे कहती हैं, आखिर क्या मिल गया आप दोनों को ये काम करने से? अगर कुछ मिला है तो मुझे भी बताइए। अरे आप अपनी लाइफ के इस फेज में भी अपनी लाइफ को आसानी से एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? इस स्टेज पर आने के बाद तो आपको अब अपने बुढ़ापे को अच्छी तरह से जीना चाहिए। ऐसी भी क्या मजबूरी थी आप दोनों की? अरे किस चीज की कमी तो किसी भी चीज की कमी तो नहीं थी ना आप दोनों के पास। पैसा, परिवार, मान सम्मान सब कुछ तो था आप लोगों के पास। अब अनिका की इस बात पर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, तुम्हें किसने कहा कि हमने मजबूरी से इस जिंदगी को चुना है? हमने तो इस जिंदगी को अपनी खुशी से चुना है क्योंकि हमारे ऊपर इस काम को चुनने के लिए किसी का दबाव नहीं था।
हमने अपनी मर्जी से ये सब किया है। अब उस यशवंत की इस बात पर अब अनिका कहती है, आपकी खुशी वो किस चीज़ में है? इस बात पर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना है, इसी चीज़ में ही मेरी खुशी है और इसी से मुझे खुशी मिलेगी और इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। हमें इस दुनिया पर हुकूमत करना है। सब कुछ कितना सही होता कि मेरी बेटी मेरा अगर इसमें साथ देती, लेकिन क्या है ना, मेरी बेटी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरी बेटी उसने तो उस समय उस किंग का ही साथ देना था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगर वो किंग का साथ देती है तो वो ऑटोमेटिक ही हमारे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि अगर उस समय मेरी बेटी हमारा साथ देती तो अब तक तो हम कब का इस दुनिया पर हुकूमत कर चुके होते, हमारे सपने कब तक पूरे हो चुके होते। लेकिन वो अब मेरी बेटी नहीं, वो मेरी दुश्मन बन जाएगी। इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है कि आप लोग एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी नहीं जी सकते हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर हुकूमत करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरह नॉर्मल लोग जीते हैं तुम लोग भी तो वैसे ही अपनी जिंदगी को जी सकते हो ना। अब अनिका की इस बात पर यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, एक साइंटिस्ट और एक डॉक्टर कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते हैं। उन्हें ये दुनिया भगवान का दर्जा देती है और उनके काम की वजह से ही उन्हें ये दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता है। साइंटिस्ट जो कि अलग अलग चीज़ों को इन्वेंट करता है, तो डॉक्टर जो कि लोगों को बचाता है। इसीलिए ही उन्हें इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है और हम भी खुद को भगवान ही मानते हैं। अब यशवंत की ये बात सुनते ही अनिका ने कहा, कमाल की केमिस्ट्री है आप तीनों की। इस बात पर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, कहाँ है हमारे साथी, जवाब दो, बाकी के कहाँ हैं? अब इस बात पर अनिका कहती है, अगर वाकई में अपने तीसरे साथी से मिलना चाहते हो तो मुझे सच बताओ, और हाँ, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगी। मुझे कल रात तक पूरा का पूरा सच जानना है। तब तक सोच लीजिए, क्योंकि अगर आप मुझे पूरा का पूरा सच बता देंगे तो आपका वो साथी भी आपको मिल जाएगा। अब ये कहते हुए ही अब अनिका अपनी जगह से उठकर खड़ी होती है, तो वहीं अब धर्मराज मारवा कहते हैं, क्या तुम हमें हमारे चौथे साथी से मिलवा सकती हो? अब धर्मराज मारवा की इस बात पर अब अनिका कहती है, चौथा साथी, अब वो कौन है यही बता दीजिए। अनिका को हैरानी में देखते हुए अब धर्मराज मारवा कहते हैं कि हमारा चौथा साथी कोई और नहीं बल्कि देवराज गुलेरिया है, जिसे उस मरे हुए किंग ने इस दुनिया के किसी एक ऐसे कोने में रखा हुआ है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। अगर तुम हमारी मदद कर दो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। अब उसकी इस बात पर अब अनिका कहती है कि हाँ ठीक है, सोचती हूँ मैं तुम्हारे इस ऑफर के बारे में। ये कहते हुए ही अनिका उस रूम से बाहर निकल कर आ जाती है, लेकिन वो देवराज गुलेरिया इस नाम को सुनकर अब वो भी काफ़ी शौक थी, क्योंकि अनिका को नहीं पता था कि देवराज गुलेरिया भी खुद उनका साथी था। कि तभी अब उसे धनंजय पीरामल की एक बात याद आ जाती है, जो कि उन्होंने अनिका को स्वाति समझकर कहा था कि सभी को लगता है कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट पेरिस से शुरू हुआ था, लेकिन सच तो ये है कि ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट इंडिया से ही शुरू हुआ है। ये सोचते हुए ही अनिका कहती है कि कल जब वो मोनिशा की शादी से आएगी तो वो खुद अपने दादाजी के बारे में किंग से पूछेगी कि आखिर उन्होंने उसके दादा को किडनैप क्यों किया है, क्योंकि अब तो शायद किंग ही उसके इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और वो कहाँ पर है। ये सब सोचते हुए ही अनिका जब बेसमेंट से बाहर आ जाती है तो अब वो उस फाइटर से कहती है कि अभी के लिए मैं चलती हूँ यहाँ से। अब अनिका की इस बात पर अब वो फाइटर कहता है कि थोड़ी देर रुक जाइए ना मैडम, आप स्टैचू भी आपके साथ चली जाएगी। वैसे भी किंग के दिए हुए कुछ गिफ्ट्स को हमें लेकर जाना है। अब इस बात पर अब अनिका कहती है कि ठीक है, फिर मैं कुछ देर के लिए रुक जाती हूँ। ये कहते हुए ही अनिका भी अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में किंग ने अभी आयशा के लिए गिफ्ट पूरी तरह से तैयार कर दिया था।
अब किंग उस गिफ्ट को देखकर अब अपने मन में ही यही सोच रहे थे कि कभी वो वक्त आएगा जब वो अपने जीते जी अपनी बेटी को अपने हाथों से इस गिफ्ट को देंगे, क्योंकि कितने तो साल ऐसे ही गुजर चुके हैं। लेकिन आई होप कि एक दिन ऐसा भी आए जब वो अब सामने से अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ करें। यहाँ किंग अभी अपनी ही सोच में थे कि तभी वहाँ पर अब किंग की वो स्टैचू आ जाती है और अब वो किंग से कहती है, हैप्पी बर्थडे किंग। स्टैचू की इस बात पर अब किंग कहते हैं, तुम मेरा रिमाइंडर क्लॉक नहीं हो जो हर आधे घंटे में मुझे विश कर रही हो। क्यों कर रही हो तुम ये बार बार? एनीवे, मैंने ये गिफ्ट्स रेडी कर दिया है, तुम इन्हें लेकर जा सकती हो। अब किंग की इस बात पर वो स्टैचू कहती है, ओके किंग, वैसे एक बात और, अनिका मैडम यहाँ पर आई हुई है, उन्हें आपसे कुछ जरूरी काम है। अब उस स्टैचू की इस बात पर अब किंग कहते हैं, उसे कहो कि आज मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहता हूँ, उसे कह दो कि मैं उसके सवालों का जवाब कल दूंगा, मैं आज नहीं दे सकता। और वैसे भी अब उसे सब कुछ पता चलना चाहिए, अब वक्त आ गया है कि अनिका को सारा का सारा सच पता चल जाए। यहाँ किंग अभी अपनी ही सोच में थे, वो भी सोच ही रहे थे कि सच में अब उसे अनिका को सब कुछ बता देना चाहिए। तो वहीं इधर रोहित के पैलेस में तीनों ही बच्चे अभी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ रिया अभी अपने भाइयों से कह रही थी, मुझे दादी माँ को विश करना है, आज तो उनका बर्थडे है ना। रिया की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, देखो रिया, तुम डैड का सरप्राइज खराब कर दोगी। अगर तुमने दादी को विश किया तो डैड का सरप्राइज अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब उसकी इस बात पर अब रिया कहती है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, मैं उन्हें सबसे पहले विश करूंगी। यहाँ तीनों बच्चों की अभी बातें बेड पर लेटी हुई स्वाति मल्होत्रा सारी सुन रही थी और अब वो अपने मन में ही सोच रही थी कि मुझे पता है कि आयशा के लिए बेस्ट गिफ्ट क्या हो सकता है। ये सब सोचते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब अपनी हल्की सी आंखें खोलती हैं। यहाँ स्वाति मल्होत्रा को ऐसा करते हुए अब एनी देख लेती है। अब एनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी अब वो तीनों ही बच्चों से कहती है कि आप तीनों अपने रूम में जाकर रेडी हो जाइए, मैं यहाँ पर इनके साथ हूँ। क्योंकि एनी अब समझ गई थी कि अगर स्वाति मल्होत्रा को ऐसे करते हुए बच्चों ने देख लिया तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए एनी ने यहाँ से बच्चों को भेजना ही सही समझा। एनी की इस बात पर अब रिया कहती है कि हाँ, मुझे रेडी भी तो होना है, आज मैं सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगूंगी क्योंकि आज तो मेरी दादी माँ का बर्थडे है। और वैसे भी नानू कहते हैं कि मैं नानी माँ से ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, अगर नानी माँ को होश आएगा तो मैं उनसे ये ज़रूर पूछूंगी। यहाँ रिया की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है कि एनी, तुम नानी माँ का ख्याल रखना, हम आते हैं। अलेक्जेंडर की इस बात पर अब एनी कहती है, ओके, अब आप जा सकते हैं। ये कहते हुए अलेक्जेंडर अब रिया से कहता है कि चलो हम चलते हैं। वैसे तुम दोनों ने कुछ सोचा है क्या, दादी माँ को क्या गिफ्ट देना है? अब उसकी इस बात पर अब आर्यन कहता है, उन्हें तो प्लांट्स ही पसंद है ना, क्योंकि प्लांट्स के अलावा तो उनकी कोई पसंद है नहीं। और इसके अलावा उन्हें क्या पसंद है, क्या तुम में से कोई जानता है? क्योंकि तीनों ही बच्चे एक दूसरे से अब बात करते हैं। उन्होंने आज तक अपनी दादी को बस प्लांट्स के ही इर्द गिर्द देखा था। अब ये बातें करते हुए वो उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर अब उन बच्चों के जाने के बाद स्वाति मल्होत्रा जल्दी से बेड से उठकर सीधा ही बैठ जाती है और अब वो एनी से कहती है, एनी, दरवाजे को अच्छे से बंद कर दो। अब स्वाति की ये बात सुनते ही एनी भी अब उस कमरे के दरवाजे को बंद कर देती है और अब वो स्वाति मल्होत्रा से कहती है, बॉस आप यहाँ पर कैसे? अब एनी की इस बात पर स्वाति मल्होत्रा कहती है कि तुम्हारी रोहित सर मुझे यहाँ पर किडनैप कर लेकर आए थे। स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब एनी कहती है, उन्हें ये करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर वो चाहते तो वो आपको खुद भी तो यहाँ पर बुला सकते थे, तो फिर उन्हें आपको किडनैप ही क्यों किया? अब इस बात पर अब स्वाति कहती है कि ये तो तुम अपने रोहित सर से ही पूछो, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता। इसका जवाब तो तुम्हें वो ही दे सकते हैं। एक तो मुझे ये ही समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ गए हैं मुझे यहाँ पर छोड़कर। सच में
कई बार तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अपने नाना पर ही गए हैं, क्योंकि एक तो उसके नाना इतना परेशान करके रखते हैं और ऊपर से अब ये बचा खुचा ये रोहित भी। अच्छा अब ये छोड़ो, तुम्हें मेरे लिए कुछ चीज़ों का इंतज़ाम करना होगा। अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब एनी कहती है, आप मुझे लिस्ट दे दीजिए मैडम, मैं उसे रोहित सर और अनिका मैडम को दे दूंगी। दोनों में से कोई भी उस लिस्ट को लेकर आज सामान को लेकर आ जाएगा। एनी की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, नहीं तुम रहने ही दो, मुझे पता है कि मेरी तरफ से वो गिफ्ट कौन प्रिपेयर कर सकता है। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब अपने बेड से उठकर अब बालकनी के पास आ जाती है और अब वो इधर उधर पंछियों को देखने लगती है, तो इधर सामने अब उसे एक पंछी दिखाई देता है। स्वाति मल्होत्रा अब उस पंछी की तरफ देखती है तो वो पंछी भी अब वहां पर आ जाता है। इधर अब स्वाति मल्होत्रा आंखों ही आंखों में उसे अब अपना मैसेज दे देती है और अब वो उसे कहती है कि जाओ जल्दी से जाओ और उससे कहना कि जल्दी से तैयार कर दे मेरे इस चीज को। यहाँ स्वाति ने अभी अपना काम कर दिया था, तो वहीं तीनों ही बच्चे अभी 3rd फ्लोर की रेलिंग पर खड़े होकर कुछ सोच रहे थे कि तभी अपने रूम से बाहर निकलकर आयशा मारवा आती है और वो उन्हें वहां पर खड़ा हुआ देख लेती है। अब बच्चों को वहां पर खड़ा हुआ देखकर अब वो उनसे कहती है, क्या हुआ है बच्चों, क्या सोच रहे हो तुम सब। अपनी दादी माँ की आवाज को सुनकर अब रिया कहती है, दादी माँ हैप्पी। अभी रिया ने ये कहा ही था कि तभी उसके दोनों ही भाइयों ने उसके हाथ को दबाकर अब उसे चुप रहने के लिए कहा। आयशा मारवा उनके पास आकर कहती है, रिया हैप्पी हैप्पी क्या। ये सुनते ही अब रिया कहती है, दादी माँ आज मैं बहुत ही हैप्पी हूँ ना, इसीलिए। वो क्या है ना कि आज मैं नानू को उनकी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट देने वाली हूँ। अब रिया की ये बात सुनते ही बारियन और अलेक्जेंडर दोनों ही एकदम से शौक होकर अब रिया को देखने लगते हैं। उन्हें साथ साथ उसके ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि सच में ये रिया किसी भी बात को नहीं छिपा सकती और वो दोनों अभी अपने हाथ को अपने सिर पर मारते हुए ही अब दोनों यही सोचते हैं कि जब भी ये लड़की एक्साइटेड होती है ना तो ये सारी पोल खोल देती है। यहाँ पर रिया ने ये कहा ही था कि तभी उनके कानों में अब करण गुलेरिया की आवाज़ आती है, जो कि उसे कह रहे थे, क्या गिफ्ट देना चाहती है मेरी लिटिल एंजल मुझे। अब करण गुलेरिया की इस बात पर रिया कहती है, आप खुद ही सोचिए ना नानू। यहाँ करण गुलेरिया जो कि अब वेल ड्रेस्ड पहने हुए थे, उन्हें देखकर अब आयशा कहती है, क्या बात है मिस्टर गुलेरिया, आप आज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ऐसे रेडी होकर कहीं जा रहे हैं क्या आप। अब आयशा मारवा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अरे नहीं, वो रिया ने मुझे कहा रेडी होने के लिए, तो मैं भी बस हो गया, क्योंकि अभी उसने कहा ना वो मुझे कुछ गिफ्ट देने वाली है, शायद इसीलिए ही इसने मुझे रेडी होने के लिए भी कहा होगा। अभी करण गुलेरिया ने कहा ही था कि तभी वहां पर अब आकाश गुलेरिया, किशन मामा, अंजलि मामी और रेखा मौसी ये सभी भी अब रेडी होकर वहां पर आ गए थे। सभी बड़ों को इस तरह से रेडी देखकर अब रिया कहती है, मैं ही रह गई, अब तक तो मैं ही रेडी नहीं हुई, इसलिए मैं भी बस जल्दी से रेडी होकर आ रही हूँ। ये कहते हुए ही रिया अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तो वहीं रेखा मौसी और अंजलि मामी दोनों ही अब आयशा से कहती हैं, आप हमारे साथ चलिए ना, हम आपको तैयार करेंगे। यहाँ पर उन दोनों ने ये कहा ही था कि तभी सभी के ही कानों में बेक आती है कि आयशा माँ को मैं तैयार करूंगी। जैसे ही सभी उस आवाज की दिशा में देखते हैं तो वहाँ पर अनिका खड़ी हुई थी, एक ब्यूटीफुल से वाइन कलर के गाउन में, एक हाथ में ब्रेसलेट, तो उसी गाउन का मैचिंग हील्स और बालों का साइड बन बनाया हुआ था और उसके ऊपर हॉट रेड लिपस्टिक अनिका की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। अनिका के साथ एक स्टाफ भी आया हुआ था जिसके हाथ में एक ड्रेस थी। अनिका को देखकर अब रेखा मौसी कहती है, तुम कब से तैयार करने लगी अनिका। अगर तुम्हारी जगह भूमिका होती ना तो एक पल के लिए तो मैं मान भी जाती, क्योंकि भूमिका के ऊपर ये सारी चीजें जचती हैं, लेकिन तुम कब से ये ब्यूटिशियन वाले काम करने लगी।
रेखा मौसी ने अभी ये बात कही ही थी कि तभी उसके कानों में आवाज आती है कि मैं भी अनिका के साथ ही हूँ। उन्हें देखकर अब आयशा मारवा कहती है कि मुझे लगा ही था कि मुझे सुबह से किसी ने विश नहीं किया, तो जरूर हर साल की तरह इस साल भी कोई सरप्राइज ही होगा। अब आयशा मारवा की इस बात पर भूमिका कहती है कि अच्छी बात है ताई जी, और वैसे भी अगर आपको बता देते ना तो आप हमें कुछ भी नहीं करने देती। ये कहते हुए ही अनिका और भूमिका दोनों ही अभी आयशा मारवा को उनके रूम में लेकर जाने लगती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया के हिमालय रीजन में एक आदमी गाना गा रहा था और साथ ही साथ वो केक भी कट कर रहा था। वो भी यही कह रहा था, हैप्पी बर्थडे टू यू माई यंगर ब्रदर सिकंदर। ऊपर वाला करे कि तुम्हारे दूसरे जन्म में ऊपर वाला तुम्हें इतना दिमाग ना दे जिसकी वजह से तुम्हारे दुश्मन और भी ज्यादा बन जाएं। अरे जरूरत क्या थी तुम्हें इतना इंटेलिजेंट होने की, क्योंकि अगर तुम इतना इंटेलिजेंट नहीं होते तो शायद तुम्हें इस तरह से दुनिया को बीच में ही छोड़कर नहीं जाना पड़ता। देखो, तुम्हारे इतने दिमाग की वजह से ही तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन ली गई। काश तुम्हारा ये दिमाग थोड़ा सा कम होता तो शायद आज मैं ये केक अपने भाई के साथ काट रहा होता। ये कहते हुए ही वो इंसान अब वो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसके केक को काटते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ पर इस केक को काट कर उसकी मौत का जश्न मना रहा हो। और वो यही सोचता है कि कोई भी मेरे राज तक नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि एक तुम ही थे जो ये सब कुछ कर सकते थे। लेकिन अब तो तुम खुद भगवान के पास हो, तो अब किसी के भी पास कि कोई भी वैसा इंसान नहीं हुआ है जो अब कभी मुझ तक पहुंच पाएगा या मेरे बारे में जान पाएगा।